नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट 1 लेके आया हूँ, जो कि प्लेटफॉर्म की पुस्तक से है और यह एक बहुत अच्छी पुस्तक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, देरी नहीं करके हम वीडियो को पहला क्वेश्चन है, संप्रभुता राज्य की पूर्णता है, यह किसने कहा? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन का सही आंसर है जीन वेद्दा। जीन वेद्दा एक फ्रांसीसी विद्वान है जिन्होंने ये संप्रभु शब्द को पहली बार अपनी पुस्तक 6 बुक ऑफ कंसर्निंग रिपब्लिक में दिया है। अब संप्रभु शब्द का अर्थ क्या होता है? संप्रभु शब्द का अर्थ अगर हम आसान भाषा में कहें तो किसी भी देश को अपने देश के अंदर किसी भी फैसले को लेने के लिए सक्षम होना ही क्या कराता है? संप्रभु। तो भारत एक संप्रभु देश है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन कराते हैं? तो इसका जो चुनाव है पंचायत समिति के सदस्य के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? तो इसमें मन्नार समिति का जो संबंध है वो केंद्र राज्य संबंध से है, जो कि तमिलनाडु सरकार ने इस समिति का गठन किया था 1969 में। अगला क्वेश्चन है, संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है, संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये संघ सरकार के सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। नेक्स्ट है, कल्याणकारी राज्य मूलतः विश्लेषण है। तो इसका जो आंसर है वो उदारवाद और समाजवाद का। कल्याणकारी राज्य का मूलतः विश्लेषण है उदारवाद और समाजवाद का। अब हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है, जैसा कि हम जानते हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भाग 4 में दिया गया है और इसके अंतर्गत उदारवाद और समाजवाद का विश्लेषण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक कैसी प्रक्रिया है? तो यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अब थोड़ी सी बात करते हैं ये महाभियोग। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है किसी भी सदन में। आप महाभियोग राष्ट्रपति पर किसी भी सदन में ला सकते हैं, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद आप प्रस्ताव को पारित कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246, यानी कि आपके आंसर है ए। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 245 में क्या है और 246 में क्या है। तो संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 तक केंद्र तथा राज्य के संबंधों के विधायी एवं प्रशासनिक संबंधी का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 245 में कहा गया है कि संसद संपूर्ण देश के लिए अथवा किसी भी भाग के लिए क्या कर सकता है? कानून बना सकता है। ये कहा गया है 245 में। 246 में के अनुसार कहा गया है, संसद संघ सूची एवं समवर्ती सूची के विषय पर तथा विधान मंडल राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। यानी कि 245 और 246 आपको क्लियर हो गया। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के बारे में कहा गया है कि यहाँ कोई संविधान नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो देश है वो है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन एक इकलौता देश है जहाँ कोई संविधान नहीं है। यह एक इकलौता देश है। अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहला लिखित संविधान, तो अमेरिका का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान तो हमारा देश भारत का है। आगे, निम्न में से कौन सा विषय भारत में संघ सूची का नहीं है? तो जो देखिए, ये जो शिक्षा है ना, वो संघ सूची का विषय नहीं है। 1976 से पूर्व ये संघ राज्य सूची का विषय था, लेकिन अब ये समवर्ती सूची में कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको मिलान करना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि ए सुमेलित नहीं है, क्योंकि मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ भट्ट, और इस पुस्तक को एक और व्यक्ति ने लिखा है, राम मनोहर लोहिया के द्वारा भी ये पुस्तक लिखा गया। तो आपको यह आंसर सही मिल गया। यहाँ जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि अमिताभ भट्ट और राम मनोहर लोहिया दोनों में से अगर कोई भी रहता है तो आपका आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसको इंगित करता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद यानी कि ए नंबर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज की कहा गया है, किसमें? तो अनुच्छेद 38 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, भाग 4 में है, जिस अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। 38 के तहत लोक कल्याणकारी की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की समानता को खत्म करने का प्रस्ताव प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री की क्या होती है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। कौन करता है? तो अनुच्छेद 75 के तहत इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है? तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है भाग 3 में दिया गया है और 12 से 35 तक मौलिक कर्तव्य का चर्चा किया गया है। लेकिन अनुच्छेद, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 359 में ये जिक्र किया गया है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन तथा निलंबन किया जा सकता है। कब? जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है, तो अनुच्छेद 19 में भी जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं वह स्वतः ही समाप्त किए हो जाते हैं। लेकिन 2 ऐसे भी अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 20 और 21, जो आपातकाल के दौरान भी निलंबन नहीं किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में सहभागी हो सकता है? तो इसका सही आंसर है महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ऐसे व्यक्ति हैं जो संसद की कार्रवाई में सहभागी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 88 में कहा गया है, अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्रवाई में भाग लेने, संसदों की संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं है। और अगर हम बात करते हैं महान्यायवादी की, तो महान्यायवादी की चर्चा यानी कि अटॉर्नी जनरल की चर्चा अनुच्छेद 76 में की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सा था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गए थे? तो सबसे पहले बात करते हैं काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ। तो इसका हम अगर बात करते हैं तो ये घटना घटी थी 9 अगस्त 1925 को ये घटना घटी थी काकोरी नामक जगह पे। ये 8 डाउन ट्रेन को लूटपाट की घटना को ही काकोरी नाम दिया गया था। और इसमें जो व्यक्ति थे, इस घटना में जो व्यक्ति थे वो अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहौरी और चंद्रशेखर आज़ाद। लेकिन ये सारे व्यक्ति गिरफ्तार हो गए थे सिवाय चंद्रशेखर आज़ाद के, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद इस कांड से बच गए थे। एक और बात हम करते हैं, जो आज जो है 2021 में ये जो काकोरी षड्यंत्र कांड को नाम बदलकर काकोरी ट्रेन कार्रवाई को कर दिया गया है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा, क्योंकि ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। थोड़ी सी बात, चंद्रशेखर आज़ाद बच गए थे, तो उनकी मौत जो है, अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं उनके बारे में, तो उनकी मौत 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में अंतिम गोली वो स्वयं को मार लिए थे। इस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद की मौत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम्पी में स्मारकों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो हम्पी में स्मारकों का निर्माण जो करने वाले व्यक्ति हैं वो हरियर और बुक्का थे। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी किया था। हरियर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य में अगर हम बात करते हैं तो सबसे प्रतापी राजा का नाम आता है कृष्णदेव राय, जो कि बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, जिनको आंध्र भोज, आंध्र पितामह के नाम से भी जाना गया है। ठीक है। और हजारा एवं विट्ठल स्वामी का मंदिर भी कृष्णदेव राय द्वारा बनाया गया था। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम के प्रवर्तक थे? तो इस्लाम के प्रवर्तक जो थे वो व्यक्ति नामदेव थे। नामदेव इस्लाम के प्रवर्तक थे, उनसे प्रभावित थे। प्रवर्तक नहीं, प्रभावी थे। नामदेव जो थे इस्लाम धर्म से प्रभावित थे। और नामदेव के बारे में अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी नामदेव को जाता है। आगे हम अगर बात करते हैं तो अगर चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन प्रणाली के चलाई थी। चैतन्य महाप्रभु को गौरांग महाप्रभु या मीबाई पंडित के नाम से भी जाना जाता है। मीराबाई रतन सिंह राठौर की पुत्री थी। इनका विवाह उदयपुर के सिसोदिया युवराज भोजराज से हुआ था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से एक नहीं थे? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में नहीं वाला वर्ड जो जरूर ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं ना पढ़ के हम लोग गलत अंतर लगा देते हैं। तो इसका सही आंसर है क्या है? उग्र राष्ट्रवाद, यानी कि गर्म दल के। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले उग्र दल के नहीं थे, ये नर्म दल के थे, है ना, क्योंकि ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और इनके गुरु हो गए, इनके गुरु की अगर बात करते हैं तो महादेव गोविंद रानाडे थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सांख्य दर्शन प्रतिपादक किसने किया? तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि थे। कौन थे? कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन को प्रतिपादित किया था। न्याय दर्शन, अगर न्याय दर्शन की बात करते हैं तो गौतम मुनि, योग दर्शन पतंजलि, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी थे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। उत्तर मीमांसा के बादरायन थे। ठीक है, आगे देखते हैं, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो देखिएगा, चांदी के सिक्के, जैसा कि हम जानते हैं गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे। और सोने के सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए, तो ये सिक्के चलाए थे हिंद यवनों ने चलाए थे। इंडो ग्रीक जिसको कहते हैं, उन्होंने चलाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह इतावली यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशासनात्मक विवरण किया है, यानी कि प्रशंसा के बारे में वर्णन किया है, तो वो थे निकोलो कॉन्टी विजयनगर साम्राज्य को प्रशंसनीय विवरण किए हैं। अब हम बात करते हैं निकोलो कॉन्टी के बारे में। तो निकोलो कॉन्टी किनके शासनकाल में भारत आए थे, यानी कि विजयनगर साम्राज्य आए थे? तो वो थे देवराय फर्स्ट के शासनकाल में वो विजयनगर साम्राज्य आए थे। ये इटली के यात्री थे, इटाली यात्री थे, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य के बारे में काफ़ी कुछ वर्णन किया था। आगे अगला देखते हैं, अगर हम और भी व्यक्ति थे जैसे अबुल रजाक भी थे, जो कि विजयनगर साम्राज्य आए थे, वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे, है ना। और बारबोसा भी थे, वो ये भी थे, वो जो कृष्णदेव राय के शासनकाल में थे, ये पुर्तगाली यात्री थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमलित है? याद रखिएगा, सही सुमलित है, यहाँ कहा गया है, तो इसका सही सुमलित है गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ के रचनाकार थे। गुरु अर्जुन देव 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ का संकलन किया था। गुरु अर्जुन देव जो है सूफी संत या फरीद के वचनों का संकलन इसमें किया गया है। आगे अगर थोड़ी सी 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद से थे। 1699 में खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना किया था। चलिए आगे देखते हैं, जिया तरंग आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था? तो सबसे पहले बात आती है, यह जो आंदोलन है वो संबंधित किससे है? तो ये जियारंग आंदोलन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही भाग था, जो कि मणिपुर में ये आरंभ हुआ था। ये उनका ही, ये एक जनजातीय आंदोलन था, है ना। और इसके अगर हम बात करते हैं नेतृत्वकर्ता के, तो ये गैनीनाडू थे जी आंदोलन के। ये उनके अथी थे, नायक थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमलित
नहीं है, आपको बताना है नहीं है। तो किनके समय में कौन सा घटना, तो ये देखिए इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके समय में मराठा युद्ध नहीं हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध सही है। लॉर्ड हेस्टिंगस आंग्ल नेपाल युद्ध ये कब हुआ था? अगर आंग्ल नेपाल 1916 में 1816 में आंग्ल 14 से 16 में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। हेस्टिंगस में सही है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सही है। मराठा युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो मराठा में कुल 3 युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल में मराठा युद्ध जो है 1775 से 82 के बीच कौन थे? तो अंग्रेज थे, वारेन हेस्टिंगस। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच, और ये जो है लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में हुआ था। अगर तृतीय की बात करते हैं तो लॉर्ड हेस्टिंगस थे। पहला वारेन हेस्टिंगस, दूसरा लॉर्ड वेलेस्ली और तीसरा लॉर्ड हेस्टिंगस, जो कि 1817 से 19 के बीच तृतीय और अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो आपको सही सारी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, कान्यकुंज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? तो कान्यकुंज जो है कन्नौज का प्राचीन नाम है। अब हम बात करते हैं कान्यकुंज शहर, कन्नौज शहर का प्राचीन नाम है। कन्नौज भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित एक शहर है। वर्धन वंश के संस्थापक हर्षवर्धन ने इसे अपनी राजधानी भी बनाई थी, है ना। कान्यकुंज का प्राचीन नाम महोदय भी है, ठीक है। इन्हें पूर्व का ग्रास भी कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो देखिए मौर्य काल में सीता से संबंध है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में सीता का क्या अर्थ है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। देखिए मौर्य काल में ही कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष भी कहा गया था। आगे, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट से उनके सही कालक्रम में चयन कीजिए। मतलब आपको सही से आरोही क्रम में सजाना है, यानी कि पहले कौन सी घटनाएं घटी थी। तो देखिए पहला जो घटना है हम देख रहे हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह की फांसी, गांधी इरविन समझौता। तो ये जो चारों जो घटनाएं हैं 1931 की घटनाएं हैं। तो बहुत क्लोज दिया हुआ गया है, आपको डेट बताना है, यानी कि मंथ बताना है स्मॉल डेट के साथ। अगर याद है तभी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो घटना घटी थी वो है गांधी इरविन समझौता। ये 5 मार्च को हुआ था 1931, तो सभी में है। दूसरी घटना है भगत सिंह की फांसी। ये कब हुआ था? 23 मार्च। आपको याद होगा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की फांसी दी गई थी। तृतीय इसके बाद कौन आया हुआ? तो इसके बाद जो होने वाली घटना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। ये कब हुआ? 29 मार्च। याद रखिएगा तीनों हुआ है 29 मार्च, एक 5 मार्च, 23 मार्च, 29 मार्च। 29 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। और लास्ट में है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये 27 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच आयोजित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर आपको मिल गया होगा सी। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था, है ना, किसके बीच? तो देखिए तालीकोटा के युद्ध को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे राजसी तगड़ी का युद्ध। और मतलब ये जो युद्ध हुआ था ये 23 जनवरी 1565 को हुआ था। 23 जनवरी 1565 को यह युद्ध लड़ा गया था। आगे हम जानते हैं कि यह युद्ध विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई, यानी कि आपके ऑप्शन है सी सही है। कब हुआ था? एक बार फिर से याद रखिएगा, इन्हें राजसी तगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। ये 1565 में लड़ा गया था। 23 जनवरी 1565, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 23 जनवरी 1565 को। चलिए अगला देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। किस रचना के लिए? तो उनकी गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है
भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य में हुई थी। तो आपका ऑप्शन सी है। अब ये इसके जनक कौन है? तो इसके जनक विनोबा भावे थे, और विनोबा भावे ने 28 अप्रैल 1951 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के नालगोंडा क्षेत्र से पोचमपल्ली गांव से इस आंदोलन की शुरुआत की थी उन्होंने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही जो है आपको बताना है, इसका सही आंसर कौन है? 4D, 5P, 5F और 6P। तो इसका सही आंसर बी है आपका, यानी कि 5 ग्रेटर देन 6P, 6P ग्रेटर देन 5P और 5P ग्रेटर देन 4D। आगे देखते हैं। ओजोन अणु के कोणीय आकृति में सिग्मा और पाई आवंत कितने होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है 2 सिग्मा और 1 पाई होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में किसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है? तो देखिए इसमें जो है जल यानी कि H2O जो है, इसका जो पृष्ठ तनाव है वो आणविक आकर्षण सबसे अधिक होता है, पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है। ये C6H6 ये बेंजीन है, और बेंजीन आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आदर्श गैस नियम का सर्वाधिक पालन किस दशा में करते हैं? तो ये जो है ये किस दशा में सर्वाधिक पालन गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक आदर्श गैस है का सर्वाधिक पालन किस दशा में करते हैं? तो इसका सही आंसर है उच्च तापों एवं निम्न दाबों पर ये सही सर्वाधिक पालन करते हैं। नेक्स्ट है, जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए प्रयुक्त विधि है, कौन सी विधि है? तो ये जो विधि होती है उसे हम कहते हैं क्लार्क विधि। क्लार्क विधि क्या है? जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने की एक प्रयुक्त विधि है। अब कैसे दूर किया जा सकता है? तो जल को गर्म करके यानी कि खौलाकर जल को उबाल कर क्लार्क विधि को अस्थायी कठोरता दूर किया जाता है। आपको यहाँ पे सम्मिलित करना है, बताना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें क्या है। तो ये जो है ये कौन सी विधि से अलग होगी? सल्फ्यूरिक अम्ल का है ये संपर्क विधि है। स्टील जो है किस विधि के द्वारा होता है? तो स्टील जो है इसको कहते हैं, स्टील इस्पात में बेसेमर विधि का प्रक्रम किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये लिवलॉक विधि से, और अमोनिया जो है हैबर विधि से अलग किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपके सी हो गया। नेक्स्ट, निम्न में से आवश्यक अमीनो अम्ल है। तो देखिए निम्न में आवश्यक की बात कही गई है, तो आवश्यक जो अमीनो अम्ल है वो है आपके एलानीन। अगर हम जैसे बात करते हैं कि शरीर में कितने आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, तो उसकी संख्या 11 है। जैसा कि हम जानते हैं 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या 11 है। आवश्यक अमीनो अम्ल की बात करेंगे तो एलानीन। आगे, जैव निम्नकरणीय बहुलक है। जैव निम्नकरणीय बहुलक की बात करते हैं तो वो हो गया नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 एक जैव निम्नकरणीय बहुलक है। आगे हम देखते हैं, किस सतह का किसी द्रव से गीला होना मुख्यतः निर्भर करता है? किस सतह यानी कि पृष्ठ पर किसी द्रव से गीला होना मुख्यतः निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर है पृष्ठ या द्रव के बीच संपर्क को ये निर्भर करता है। नेक्स्ट है, एक चालक को कुछ आवेश दिया जाता है तो उसका विभव क्या होगा? तो उसका विभव क्या हो जाएगा? उसका विभव संपूर्ण चालक पर समान होगा, सी नंबर। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक परिपथ सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करता है? परिपथ, ये तो आप कई बार आप जानते होंगे कि इसमें फ्यूज जो है परिपथ युक्ति का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम परिणाम है किसके? किरचॉफ के नियम ऊर्जा के, यानी कि वैद्युत परिपथ में किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम का परिणाम क्या है? तो इसका सही आंसर है
कर्मानुसार वैद्युत आवेश और ऊर्जा के संरक्षण से, यानी किरचॉफ का पहले और दूसरे नियम किससे संबंधित है? तो कर्मानुक्रम वैद्युत आवेश और ऊर्जा के संरक्षण से। नेक्स्ट है, एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत दिशा में गति कर रहा है, तब क्या होगा? तो ये जो है, तब कण की चाल क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगी। याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत दिशा में गति कर रहने पर कण की जो चाल होगी वो कैसी होगी? अपरिवर्तित होगी। नेक्स्ट है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र क्या होंगे? तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक ही कला और परस्पर लंब दिशाओं में होते हैं, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक ही कला और परस्पर लंब दिशाओं में होते हैं। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष के संबंध में गलत को आपको चुनना है। गलत क्या है? इंद्रधनुष। तो देखिए, इसमें जो है आपका गलत हो जाएगा डी, यानी कि कोई प्रेक्षक इंद्रधनुष तब देख सकता है जब उसके सामने होता है। ये गलत है। कोई प्रेक्षक इंद्रधनुष तब देख सकता है जब वह सूर्य के सामने होता है। ये गलत है। देखिए, ये सही है कि इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण, अपवर्तन, परावर्तन का संयुक्त प्रभाव है। बिल्कुल सही है। और दूसरा है, जब किसी जल की बूंदे में प्रकाश की किरणें 2 बार आंतरिक परावर्तन करती है तो द्वितीय इंद्रधनुष बनता है। सही है। 80, द्वितीय इंद्रधनुष के वर्णों का क्रम उत्क्रमित हो जाता है। बिल्कुल सही है। तो आपका सही आंसर डी है। निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाती है? कणीय प्रकृति को दर्शाने वाली जो घटना है वो एक है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। नेक्स्ट है, एक 1 MeV ऊर्जा वाले एक प्रोटॉन का आवेश kg मीटर पर सेकंड में क्या होगा? तो इसका सही आंसर है kg मीटर प्रति सेकंड में होगा 5 × 10⁻22। नेक्स्ट है, साउथर्न ब्लॉथिंग क्या द्वारा की जाती है? साउथर्न ब्लॉथिंग द्वारा क्या की जाती है? तो इसका सही आंसर है DNA खंड की पहचान हेतु DNA या RNA प्रोब द्वारा। देखिए, बिडाल प्रशिक्षण किसके पुष्टि के लिए किया जाता है? तो ये तो आप सभी जानते होंगे। बिडाल प्रशिक्षण किसके लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के जानने के लिए किया जाता है। न्यूक्लियोसाइड है क्या है? तो यह एक शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस है। अग्रपुंज पाए जाते हैं। अग्रपुंज कहाँ पाए जाते हैं? तो अग्रपुंज जो है शुक्राणुओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, जुकाम होता है। जुकाम किससे होता है? तो राइनो विषाणु से होता है। राइनो विषाणु, आपके ऑप्शन सी। जुकाम किसके कारण होता है? राइनो विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, मुर्राह, श्रुति और मेहसाना किसकी प्रजाति है? तो ये भैंस की प्रजातियाँ हैं। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? तो ये दोनों कीटभक्षी पौधा है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के वाहक बल हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र के वाहक कौन से बल हैं? तो ये इसका सही आंसर है सूर्य की ऊर्जा। एक पारिस्थितिकी तंत्र के वाहक बल हैं सूर्य की ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसीनिया और राइजोफेरा एक एट्रीप्लेक्स है। एट्रीप्लेक्स किसका है? तो ये हेलोफाइट का है। और हेलोफाइट किसको कहा जाता है? जो उच्च लवण युक्त जल में पैदा होते हैं उसे हेलोफाइट कहा जाता है। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है। कौन सा नहीं है? तो ये जो है भारतीय औद्योगिक बैंक भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट है, यदि मांग की आय लोच अधिक हो तो क्या होगा? तो
इसका सही आंसर है कर की दरों को बढ़ा देना चाहिए। अगर मांग की आय लोच हो तो कर की दरों को बढ़ा देना चाहिए। नेक्स्ट है हरित सकल राष्ट्रीय आय है। हरित सकल राष्ट्रीय आय क्या है भाई? तो जिससे पर्यावरण क्षरण लेखा भी किया जाता है, ये हरित सकल राष्ट्रीय आय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में रिजर्व मुद्रा बढ़ेगी यदि। भारतीय अर्थव्यवस्था में रिजर्व मुद्रा बढ़ेगी यदि क्या होगा? तो यदि रिजर्व बैंक के पास शुद्ध विदेशी भंडारण बढ़ जाए, यानी कि यदि रिजर्व बैंक के पास शुद्ध विदेशी भंडारण बढ़ जाएगा तो क्या होगा? भारतीय अर्थव्यवस्था में रिजर्व मुद्रा बढ़ेगी। नेक्स्ट है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की सही अवधि बताइए। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 74 तक हुआ था, यानी कि 1969 से 74 तक हुआ था। पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्रा तथा LNS मन्ने द्वारा तैयार किया गया था। ये मॉडल पे आधारित ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थे। इसमें स्वामित्व तथा के साथ विकास पर बल दिया गया था, आत्मनिर्भर पर बल दिया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 19 जुलाई 1969 को किया गया था। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ब्रिक फिल्डर फ्रांस। ये ब्रिक फिल्डर फ्रांस ये सुमेलित नहीं है। बाकी सारे ये सब पवनें हैं, जैसे ब्रिक फिल्डर एक ऑस्ट्रेलिया की गर्म स्थानीय पवन है और बिलजार्ड उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली ठंडी स्थानीय वायु है, जबकि हलमट्टन जो है पश्चिमी अफ्रीका में गर्म एवं स्थानीय वायु है। ये नाइजर में भी, ऑस्ट्रेलिया और नाइजर दोनों में है, गिनी में है हलमट्टन, इसको डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर तो ये दक्षिणी अंडमान में। नेक्स्ट है प्राण सागर परियोजना स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये कौन सी नदी पे? तो ये सोन नदी पे प्राण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। प्राण सागर परियोजना एक मध्य प्रदेश में स्थित है, सोन नदी पे। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है ना, और ये दक्षिण की तरफ से आकर गंगा में मिलती है। नेक्स्ट है भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। कौन से युग में हुआ था अरावली पर्वत का निर्माण? तो ये है कैलेडोनियन युग में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। अरावली पर्वत भारत की एक प्राचीन पर्वत है और इसका निर्माण ये कैलिडोनियन युग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे और बात करते हैं। तो भारत में महादेव तथा सतपुड़ा पहाड़ियों का भी सृजन इसी काल में हुआ था। अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली है। ये गुजरात के पालमपुर से आरंभ होकर राजस्थान तक से दिल्ली तक फैली हुई है। नेक्स्ट है आपको इसमें बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नहीं की बात आती है तो अगर हम देखते हैं तो पोर्टबार कुमाऊं हिमालय में सुमेलित नहीं है। पोर्टबार जो का पठार जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी और झेलम नदी के में पोर्टबार जो है ये पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत में रावलपिंडी में। बाकी सारे सही हैं। पीर पंजाल लघु हिमालय, केटू काराकोरम, करेवा जम्मू कश्मीर घाटी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसने पर्यावरण की तुलना यातायात पुलिस से की थी। पर्यावरण की तुलना यातायात पुलिस से करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे टेलर। कौन थे? टेलर ने पर्यावरण की तुलना यातायात पुलिस से की है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री बंदरगाह नहीं है। तो समुद्री बंदरगाह की बात करते हैं तो ओखला जो है समुद्री बंदरगाह नहीं है। ओखला एक औद्योगिक क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मुदई, मंदोबी और महादाई नदियों से संबंधित नहीं है। यानी कि नहीं की बात आई है
तो इसमें केरल जो है इन सारी मोदोई, मांडोवी और महादाई नदियों से संबंधित नहीं है। केरल में पेरियार नदी बहती है, जिसे प्राचीन काल में चूर्णी के नाम से जाना जाता था। केरल में पेरियार नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं? तो कौन सा मेघ जो है उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं? ये है पछाब या कपासी मेघ, ये आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में चावल का बृहत्तम निर्यातक कौन है? अगर हम बात करते हैं विश्व में, तो इसका सही आंसर है थाईलैंड। विश्व में चावल का बृहत्तम उत्पादक देश की बात करेंगे तो ये है चीन। निर्यातक कौन हो गया? थाईलैंड। उत्पादक कौन हो गया? चीन। विश्व का धान का कटोरा की बात करेंगे तो ये भी थाईलैंड को कहा जाता है। अगर भारत में कहते हैं तो भारत में गोदावरी कृष्णा क्षेत्र यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य को भी धान का कटोरा कहा जाता है। और अगर बिहार की बात करेंगे तो बिहार में रोहतास जिला को बिहार में धान का कटोरा कहा जाता है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, जबकि पहला तो चीन है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विकास उद्योग कहा जाता है? कौन सा उद्योग विकास उद्योग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है रसायन उद्योग को विकास उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, एशियाई टुंड्रा के निवासी समूह को कहते हैं? एशियाई टुंड्रा के निवासी सही को सेमाइड कहते हैं। क्या कहा जाता है? सेमाइड कहा जाता है। विश्व में चार प्रजाति के मानव रहते हैं, जैसे कि निग्रोराइड, मंगोलाइड, अस्ट्रेलाइड और काकेसियाइड। ठीक है, तो एशियाई टुंड्रा क्षेत्र का विस्तार रूस में हुआ है, जहाँ ये जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है, नदियाँ जो विंध्याचल श्रेणियों से के दक्षिण में बहती है तथा अरब सागर में गिरती है, वे हैं? कौन सी नदियाँ हैं? तो वे नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती, जो कि विंध्याचल क्षेत्र के से बहती है और अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है, डोलड्रम निम्न अक्षांशों रेखाओं के मध्य स्थित है। तो ये डोलड्रम है, ये 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी। अगर पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी की बात करते हैं, अगर औसत दूरी तो 930 लाख मील। अगर इसमें हम मील की बात कही गई है तो 930 लाख मील। अगर हम किलोमीटर में बात करेंगे तो ये होगा 14.96 करोड़ किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी। अगर इसको अगर हम देखते हैं यानी कि 9, ये अगर मील में, तो मील में हमने बताई है कि 9,29,60,000। अगर मील में बात करेंगे तो 9,29,00,000 यानी कि एवरेज में आप कह सकते हैं 9,30,00,000। नेक्स्ट है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पोचमपल्ली किस राज्य में स्थित है? तो अभी हम बात कर चुके थे, ये तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन कौन सा है? भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन ये है समुद्रयान, नाम दिया गया। नेक्स्ट है, ई अमृत पोर्टल संबंधित है। तो ई अमृत पोर्टल का जो संबंध है ई वाहन जागरूकता से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता से ई अमृत पोर्टल का संबंध है। नेक्स्ट है, COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये सारे करेंट कोप, तो ये है ग्लासगो में COP26 का आयोजन किया गया था। आगे 81 से लेकर 100 तक आपको मैथ और रीजनिंग है, जो कि आपको स्वयं बनाना है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।